डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है: एजुकेशन, हेल्थ एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशन और हेल्थ हमने किए थे। आज हमारा टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो आपने इस लेसन में पढ़ा था कि सकल की जो माँ थी शीला, वो घर का काम करती थी, बच्चों की देखभाल करती थी, अपने हस्बैंड की हेल्प करती थी, और बूटा जो था वो खेतों में काम करता था। इस तरह से सकल के जो भाई बहन थे, जीतू और सीतू, वो अपना सारा समय जो थे वो खेलने में, इधर उधर घूमने में जो थे स्पेंड करते थे। तो क्या आप शीला, जीतू और सीतू को अनएम्प्लॉयड कहोगे कि क्या वो बेरोजगार हैं? और नहीं तो क्यों नहीं कहोगे? सो व्हाट इज अनएम्प्लॉयमेंट? बेरोजगारी क्या होती है? Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find job. बेरोजगारी उस समय कही जाती है जब प्रचलित मजदूरी की दर पर लोग काम करना चाहें और उन्हें काम नहीं मिलता, तो उस समय हम बेरोजगारी कहेंगे। Unemployment is said to exist when people who are willing to work at the going wages cannot find work या cannot find jobs. बेरोजगारी उस समय होती है जब लोग प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिलता, तो हम उस समय उन्हें बेरोजगारी कहेंगे। अब आपने देखा, शीला जो है, सकल की जो मदर है शीला, वो घर से बाहर काम करने की इच्छुक नहीं है, तो इसलिए हम उसको अनएम्प्लॉयड नहीं कह सकते, बेरोजगार नहीं कह सकते। सकल के जो भाई बहन है जीतू और सीतू, वो इतने छोटे हैं कि वो जो है वर्किंग पॉपुलेशन में काउंट नहीं होते, जो हमारी कार्यशील जनसंख्या है उसमें काउंट नहीं होते, क्योंकि वर्किंग पॉपुलेशन जो है वो 15 to 59 ईयर्स है। वर्किंग पॉपुलेशन जो है, जो कार्यशील जनसंख्या है, वो 50 to 59 ईयर्स है, तो वो उस कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए हम उनको जो है बेरोजगार नहीं कह सकते। सकल की जो मदर है शीला, वो बाहर जाके काम करना नहीं चाहती, तो इसलिए हम उसको भी बेरोजगार नहीं कह सकते। दूसरी तरफ सकल के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हालांकि उनकी एज नहीं दी हुई, तो उनकी जो एज है वो 59 से अबव होगी, तो इसलिए वो जो है वर्किंग पॉपुलेशन से ऊपर बाहर आते हैं, इसलिए हम सकल के ग्रैंड पेरेंट्स को भी अनएम्प्लॉयड या बेरोजगार नहीं कह सकते। अब भारत के अंदर बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? इन केस ऑफ इंडिया वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। भारत के केस में जो बेरोजगारी है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाई जाती है और शहरी क्षेत्रों में पाई जाती है, लेकिन वो डिफर करती है। रूरल एरियाज में अलग टाइप की बेरोजगारी पाई जाती है और अर्बन एरियाज में अलग बेरोजगारी पाई जाती है। रूरल जो एरियाज हैं उसमें सीजनल और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। सीजनल मौसमी बेरोजगारी और डिस्गाइज परछन बेरोजगारी। तो जो रूरल एरियाज के अंदर, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है: सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी और परछन बेरोजगारी। और अर्बन एरियाज के अंदर, जो शहरी क्षेत्र हैं, उसमें एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है, शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो अब आपका जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, मोस्टली बेरोजगारी हम किसे कहते हैं? जब लोग साल के कुछ महीनों में काम नहीं पाते, जब लोगों को साल के कुछ महीनों में काम नहीं मिलता, तो हम उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे या मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन में लगे होते हैं, उन्हें जो है बरसात के मौसम में काम नहीं मिलता है या कम मिलता है, उसे हम सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, मौसमी बेरोजगारी कहेंगे। तो जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखा गया। एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लोग लगे रहते हैं वो ज्यादातर जो है वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का, मौसमी बेरोजगारी का सामना करते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर के अंदर कुछ बिजी सीजन होती हैं, जैसे सोइंग, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, वीडिंग। मतलब जब हम फसल बोते हैं, काटते हैं, निकालते हैं, तो उस समय तो मजदूरों को काम मिलता है, लेकिन साल के बाकी महीनों में उनको काम नहीं मिलता, तो वो लोग जो है वो मौसमी बेरोजगारी का सामना करते हैं। दूसरा है आपका डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, परछन बेरोजगारी। अब परछन बेरोजगारी क्या होती है? देखो, इसमें कई बार कुछ लोग जो है वो
जिनके पास एग्रीकल्चर प्लॉट होता है या एक फैमिली होती है, कोई फैमिली वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हुई है, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में लगी हुई है तो उसमें या फैमिली जो है उसके पास एक प्लॉट है और फिर वो उस प्लॉट के अंदर सारे के सारे मिलके काम करते हैं, सारे के सारे मिलके खेत में काम करते हैं। तो इस तरह से यदि मतलब उस खेत के अंदर 5 लोगों की जरूरत है काम करने के लिए, सिर्फ 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 5 लोगों की जरूरत है, लेकिन वहां पे 8 लोग काम कर रहे हैं क्योंकि फैमिली मेंबर्स हैं तो सारे चले जाते हैं, तो 8 लोग काम कर रहे हैं। अगर वो 3 लोगों को हटा दिया जाए, 5 लोगों की जरूरत है, 8 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, 8 फैमिली मेंबर्स काम कर रहे हैं, अगर उन तीनों को हटा दिया जाए, 3 लोग जो एक्स्ट्रा हैं उनको हटा दिया जाए तो उनके कंट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब 5 लोग जो कंट्रीब्यूशन करते हैं और उसके बाद फिर अगर वो 3 एक्स्ट्रा करते हैं तो वो फर्क नहीं पड़ता। जिससे मतलब जो 5 लोग जो काम करते हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन होता है और 8 मिलके करते हैं तो भी उतना ही प्रोडक्शन होता है। तो जो 3 पीपल एक्स्ट्रा हैं दे आर कॉल्ड एज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब वो जो है वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है या परछन रूप से बेरोजगार है। मतलब किसी काम को करने की अगर 5 लोगों की जरूरत है और वहां पे 8 लोग काम कर रहे हैं तो जो 3 लोग एक्स्ट्रा हैं वो डिस्गाइज रूप से अनएम्प्लॉयड है, पर्सन बेरोजगारी से ग्रस्त है। इन केस ऑफ अर्बन एरियाज में एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट पाया जाता है। अर्बन एरिया जो शहरी क्षेत्र हैं वहां पे शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। मतलब जैसे कि बहुत से युवा हैं जो मैट्रिक हैं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, वो बेरोजगार हैं। और ऐसा भी देखा गया है कि जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है उनकी संख्या बेरोजगारों की ज्यादा है, मैट्रिक जो बेरोजगार है उनसे ज्यादा। उस दूसरी तरफ एक जो है विरोधाभास देखा गया है कि कुछ विशेष कैटेगरी है जिसके अंदर मैन पावर जो है वो सरप्लस है। मैन पावर जो है वो एक में तो सरप्लस है एक विशेष क्षेत्र में, दूसरी तरफ जो है वो उस मैन पावर की कमी है। इसी तरह से देयर इज अनएम्प्लॉयमेंट अमंग टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन। एक तरफ तो जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है वो सरप्लस मात्रा में ज्यादा है, दूसरी तरफ आर्थिक विकास के लिए हमें जिन टेक्निकल स्किल की जरूरत होती है उसकी कमी है। मतलब कई बार क्या होता है कि जैसे जो है एक फील्ड में एक जो कैटेगरी है उसमें संख्या जो है वो ज्यादा होती है, लोग जैसे कि आजकल इंजीनियर वगैरह हैं तो वो ज्यादा बेरोजगार हैं। तो इस तरह से जो है एक तरफ तो हमारे पास जो टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन है वो ज्यादा है और दूसरी तरफ जो है जिस स्किल की हमें जरूरत है, जिस टेक्निकल स्किल की हमें जरूरत है उसकी कमी है। अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर। इट लीड्स टू वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अब अगर बेरोजगारी होती है तो उससे जो हमारी मैन पावर रिसोर्स है, जो जनशक्ति संसाधन जो है उसकी बर्बादी होती है। जनशक्ति संसाधन की वेस्टेज कैसे होती है कि अगर व्यक्तियों को रोजगार मिल जाता है कि जो लोग मतलब अगर इनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है तो वो हमारे देश के लिए असेट साबित होते हैं, एक परिसंपत्ति होते हैं। लेकिन अगर वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं तो वो देश के लिए एक जिम्मेदारी बन जाते हैं। और जो युवा हैं जब वो बेरोजगार होते हैं तो वो होपलेसनेस का सामना करते हैं, निराश हो जाते हैं, डिस्पेयर हो जाते हैं और मतलब जो अपनी फैमिली को वो सपोर्ट नहीं कर पाते, परिवार को कोई उसकी अपने परिवार की हेल्प नहीं कर पाते। तो इस तरह से वो लोग जो मतलब ऐसे लोग जो एजुकेटेड जो पीपल हैं वो रोजगार पाने में असमर्थ रहते हैं। तो जब वो रोजगार पाने में असमर्थ रहते हैं तो इससे एक सामाजिक संसाधन की भी बर्बादी होती है, सोशल वेस्ट होता है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट टेंड्स टू इकोनॉमिक ओवरलोड। ये जो है बेरोजगारी जो है वो अर्थव्यवस्था के बोझ को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ाती है? देखो, अगर अनएम्प्लॉयड है तो उससे क्या होगा कि इससे हमारी वर्किंग पॉपुलेशन पे निर्भरता बढ़ जाती है। जो लोग बेरोजगार हैं तो उनकी वो जो है हमारी जो वर्किंग पॉपुलेशन है
जो हमारी कार्यशील जनसंख्या उस पर निर्भर हो जाते हैं। तो इससे क्या होगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो उनका कम हो जाएगा, किसी व्यक्ति का क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होगा और इसके साथ साथ समाज का भी होगा। फिर जो क्योंकि उनको बेसिक जो चीजें हैं जैसे फूड एक्सेट्रा पे निर्भर रहना पड़ता है, तो उससे उनका स्वास्थ्य जो है उस पर भी प्रभावित होता है, स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, स्कूलिंग सिस्टम से भी वो दूर हो जाते हैं, मतलब उनको स्वास्थ्य सुविधाएं भी नहीं मिलती और जो है वो शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर पाते। सो जो बेरोजगारी है इट हैज इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक ग्रोथ, इसका आर्थिक वृद्धि पर, आर्थिक विकास पे प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी का आर्थिक जो विकास है उस पर प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर बेरोजगारी में वृद्धि है तो उससे ये जो है एक डिप्रेस्ड इकोनॉमी का सूचक है, मतलब एक जो खराब अर्थव्यवस्था का सूचक है। अगर बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, बेरोजगारों की संख्या ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो ये एक जो है खराब अर्थव्यवस्था का सूचक है। इससे उस संसाधन की भी बर्बादी होती है, इससे उस रिसोर्स की बर्बादी होती है, उस संसाधन की बर्बादी होती है जिसको हम एक एसेट में बदल सकते थे, और इस तरह से फिर जो है वो एक जिम्मेदारी बन जाता है, लायबिलिटी बन जाता है। क्यों? क्योंकि अगर लोगों को हम संसाधन के रूप में यूज नहीं कर सकते, लोगों को हम रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, संसाधन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो जो है एक लायबिलिटी बन जाती है, एक जिम्मेदारी बन जाती है। अब इंडिया के अंदर ये देखा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज स्टैटिस्टिकली, मतलब जो डाटा शो करते हैं उसमें भारत में बेरोजगारी की जो दर है वो कम है। क्यों? क्योंकि भारत में बड़ी संख्या में लोग जो है वो लो इनकम और लो प्रोडक्टिविटी में लगे हुए हैं, और वो फिर लगे हुए वो एम्प्लॉयड प्रतीत होते हैं कि इनको रोजगार मिला हुआ है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो कम आय में और उत्पादकता में लगे होते हैं, और दे अपीयर टू, मतलब वो सारा साल काम करते हुए दिखाई देते हैं, दे अपीयर टू वर्क थ्रू आउट द ईयर, सारा साल काम करते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि वो जो है इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल इट इज नॉट एजुकेटेड, लेकिन उनकी आय और क्षमता के आधार पर ये उनके लिए पर्याप्त नहीं है। वो लोग जो सारा साल काम करते हुए तो प्रतीत होते हैं क्योंकि वो लो इनकम में लगे हुए हैं या उनकी उत्पादकता कम है, तो इस तरह से मतलब उनकी पोटेंशियल और इनकम के आधार पर वो जो है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है, उनकी इनकम उनके लिए पर्याप्त नहीं है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी कम है। मतलब ऐसा लगता है कि वो जो काम कर रहे हैं वो उन पे थोप दिया गया है या उनको मजबूर होके करना पड़ रहा है। मतलब अगर उनके पास चॉइस होती तो वो दूसरा कोई काम करते। भारत के अंदर जो गरीब लोग हैं वो बेकार नहीं बैठ सकते। क्यों? क्योंकि बेकार अगर खाली बैठ गए तो फिर वो खाएंगे क्या, उनको भोजन कहाँ से मिलेगा और दूसरी चीजें कहाँ से मिलेंगी। इसलिए लोग जो है जो काम भी उनको मिलता है वो उस काम के लिए तैयार हो जाते हैं, और इस तरह से वो जो है एम्प्लॉयड नजर आते हैं। एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज करेक्टेड बाय सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर के अंदर, प्राइमरी सेक्टर जो अपना एग्रीकल्चर सेक्टर भी है, तो प्राइमरी सेक्टर के अंदर लोग जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लगे होते हैं, मतलब स्वरोजगार में भी लगे होते हैं। मतलब सारा परिवार जो है वो खेत में काम करता है, फिर जो प्रोडक्शन होता है उसको वो आपस में बांट लेते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर में ऐसा देखा गया है, और इस सेक्टर के अंदर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी है, परछन बेरोजगारी भी है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सारा का सारा जो परिवार है वो एक जगह एक खेत में काम करता है और जो प्रोडक्शन होता है वो आपस में बांट लेता है। तो ये जो कंसेप्ट है भारत के अंदर कि काम करना, मतलब काम को भी शेयर करना, काम को भी बांट लेते हैं वो, जैसे फैमिली मेंबर्स बांटते हैं, और काम भी बांट लेते हैं, फिर जो प्रोडक्शन होता है उसको भी वो आपस में बांट लेते हैं। तो ये जो कंसेप्ट है, तो इसकी वजह से उन्हें बेरोजगारी की समस्याएं जो है उनके सामने कम हो जाती हैं, बेरोजगारी की समस्याओं का सामना कम करना पड़ता है। और धीरे धीरे जब जो फैमिली के अंदर जो सरप्लस लेबर है, जो एक्स्ट्रा है, वो जो है गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं किसी दूसरे काम की तलाश में। अब एग्रीकल्चर ये एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो
इन थ्री सेक्टर्स, जो तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, इसमें मतलब कैसे है जो एम्प्लॉयमेंट सिनेरियो कैसे है। अब जो आपका एग्रीकल्चर है, इट इज द मोस्ट लेबर एब्सॉर्बिंग सेक्टर। जो आपका कृषि है, इसमें बहुत ज्यादा श्रमिकों की जरूरत होती है। ये लेबर एब्सॉर्बिंग है, मतलब बहुत ज्यादा इसमें श्रमिकों की जरूरत होती है। और लेकिन कुछ सालों में, पिछले कुछ सालों में है कि ऐसा है कि जो एग्रीकल्चर पे लोगों की निर्भरता कम होती जा रही है, कृषि पर लोग कम निर्भर हो रहे हैं, और वो लोग जो है वो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो छोटे उद्योग हैं, वो ज्यादा लेबर एब्सॉर्बिंग है, उनमें ज्यादा श्रमिकों की जरूरत होती है। फिर टर्शियरी सेक्टर के अंदर, टर्शियरी सेक्टर में और भी ज्यादा है, जो फैसिलिटी दी जा रही है, सेवाएं दी जा रही हैं, दूसरी सेवाएं शुरू है, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो ये नई नई सर्विसेज भी सामने आ रही हैं। अब इसमें एक स्टोरी दी हुई है कि लेट अस रीड अ स्टोरी टू नो हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी ऑफ ए विलेज। कि मतलब एक गांव की अर्थव्यवस्था के लिए लोग कैसे जो है वो परिसंपत्ति साबित हो सकते हैं। एक गांव था, उसमें बहुत सारे परिवार रहते थे, तो वो बहुत सारे परिवार थे, तो वो इतना अनाज का उत्पादन करते थे कि वो उनके परिवार का गुजारा हो जाए। इसी तरह से जो कपड़ा वगैरह बनाते थे वो खुद ही बनाते थे, अपने बच्चों को भी खुद ही पढ़ाते थे। फिर परिवार में से एक ने सोचा कि वो अपने बेटे को जो है एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा, तो उसने पास के एग्रीकल्चर कॉलेज में अपने बेटे को एडमिशन दिला दिया। और कुछ समय के बाद उसने जो थी एग्रो इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर ली। उसके बाद वो गांव वापस आ गया, और उसने, वो इतना क्रिएटिव था कि उसने एक ऐसा हल तैयार किया, एक ऐसा हल तैयार किया कि जिससे उनकी जो फसल होती थी उसकी पैदावार जो थी वो बढ़ गई, और अब जो था उनके पास सरप्लस हो गया। तो जो सरप्लस था वो जो थे वो उन्होंने कुछ तो शेयर कर लिया, उसके बाद जो सरप्लस था उसको बाजार में बेच दिया, तो इसमें उनको काफी प्रॉफिट हुआ। अब जब इस परिवार की सफलता को देख के जो गांव के दूसरे लोग थे, उन्होंने एक मीटिंग की। वो सभी लोग जो थे अपने बच्चों का अच्छा भविष्य चाहते थे, अच्छा फ्यूचर चाहते थे, इसलिए उन्होंने पंचायत को सलाह दी कि गांव में एक स्कूल खोला जाए, और वो इस बात पे एग्री हो गए कि सभी गांव वाले जो है अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक स्कूल खोला। फिर पास के ही कस्बे से एक टीचर जो था वो अरेंज कर लिया, और इस तरह से गांव के सभी बच्चे जो थे स्कूल जाने लगे। तो इस तरह से वहां पे एक टीचर की जॉब क्रिएट हो गई। अब उसके बाद परिवार में से एक ने अपनी बेटी को टेलरिंग की ट्रेनिंग दिला दी, टेलर की ट्रेनिंग दिला दी, और फिर वो जो थी सभी गांव वालों के लिए कपड़े सिलने लगी। अब सभी जो गांव वाले थे, वो सभी जो परिवार के सदस्य थे, सभी परिवारों के, वो अच्छा सिला हुआ जो थे वो खरीदना चाहते थे, पहनना चाहते थे। और इस तरह से एक टेलर की जॉब क्रिएट हो गई। और इसका दूसरा फायदा ये हुआ कि जो फैमिलीज थी, उनका समय शहर जाके कपड़ा खरीदना, फिर उसको खुद सिलना, उसमें जो वेस्ट होता था वो समय बच गया। वो उन्होंने अपने फील्ड्स में लगा दिया, खेतों में लगा दिया, और वो समय लगने से उनकी जो पैदावार थी और बढ़ गई, उनका उत्पादन बढ़ गया। और इस तरह से ये एक प्रोस्पेरिटी की शुरुआत थी, एक समृद्धि की शुरुआत थी। तो इस तरह से अब किसानों के पास इतना था कि वो अपना उपभोग भी कर सकते थे, और उनके गांव में जो बाजार में जो खरीदने आते थे उनको भी बेच सकते थे। सो इस तरह से समय के साथ साथ वो गांव जिसमें शुरुआत में कुछ भी नहीं था, धीरे धीरे वहां पे कई जॉब क्रिएट हो गई, एग्रो इंजीनियर की, टीचर की, टेलर की, और इस तरह बहुत सारी जो सर्विसेज थी वो क्रिएट हो गई। तो ये जो थी एक सिंपल से विलेज की कहानी थी, एक छोटे से सीधे से गांव की कहानी थी, जिसने मतलब मानव पूंजी का स्तर जहाँ पे बढ़ा, और इस तरह से वो गांव जो था समृद्ध हो गया, और वहां पे मॉडर्न एक्टिविटीज होने लगी। तो बेटा उम्मीद है कि आपको लेसन जो है समझ आया होगा।
अगर कोई प्रॉब्लम है तो कभी लाइव सेशन होंगी तो उसमें मुझे बताना, और इसका टेस्ट भी होगा। सिविक इसके इको के दोनों जो लेसन है इनका टेस्ट भी होगा। कल मैं आपको क्वेश्चन आंसर जो है भेजूंगी, और आपको जब क्वेश्चन आंसर भेजे जाते हैं तो साथ साथ आपको लर्न भी करने होते हैं लिखने के बाद, क्योंकि जब ये लेसन फिर कंप्लीट होगा तो मैं इसका टेस्ट लूंगी।